नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जूलॉजी सेकंड पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हमने जो है फर्स्ट पेपर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था, वहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे और यहाँ पर जो है हम 20 से बताने वाले हैं। ठीक है, और फ्रेंड इसका अपलोड करने का यह मतलब है कि आप यानी कि जिसके पास भी जो है 20 या परीक्षा सार वगैरह नहीं है पढ़ने के लिए, तो वो जो है यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से सभी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के आंसर सहित इस वीडियो में बताने वाले हैं। जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हैं। सेकेंड पेपर के जूलॉजी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बॉटनी हुआ, सभी के क्वेश्चन अपलोड है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वीडियो यानी कि पेपर देने के बाद आते हैं और वीडियो देखते हैं, उसके बाद कमेंट करते हैं कि आपके इससे क्वेश्चन आए थे, हमने पढ़े नहीं, ऐसा वैसा करके कमेंट करते हैं। तो आप पहले ही सभी वीडियो को देख लीजिएगा, ओके सभी, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है। और फ्रेंड ये जो है कल के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि कल 11 तारीख है, जो कि जूलॉजी सेकेंड पेपर होने वाला है राजा शंकर यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा में। ठीक है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें और चैनल पर नए आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो है 80% जो लोग हैं सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते। बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत से जो है हम यहाँ पर वीडियो बना के लाते हैं और आप जो है यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते, बहुत बुरा लगता है कसम से। तो सब्सक्राइब वगैरह करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो की क्वालिटी पसंद ना आ रही हो तो ऊपर से आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं, सभी इकाई के जूलॉजी सेकेंड पेपर के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट यहाँ पर आ जाता है क्या, स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। तो स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या आता है, एक जाति आता है। स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत एक जाति आता है। ठीक है, आपको जो है यहाँ से मैं पढ़ूंगा तो आपको जो है यहाँ पर याद भी हो जाएगा, और जिसके पास 20 नहीं है उसके लिए आसानी से यहाँ पर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पर दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं, जैविक एवं अजैविक दो घटक हैं पारिस्थितिक तंत्र के। ठीक है, जैविक एवं अजैविक घटक, यानी कि द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जैव वैज्ञानिक संतुलन पाया जाता है। तो जैव वैज्ञानिक संतुलन कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन द। ठीक है, उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं घटकों के मध्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर द हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ चौथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है क्या, कि खाद्य श्रृंखला का सही क्रम चुने। तो खाद्य श्रृंखला का यहाँ सही क्रम आपको यहाँ अलग अलग जीवों के भी दे सकता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है खाद्य श्रृंखला का एक यानी कि सही क्रम चुनना है। तो घास, फिर उसके बाद कीट आ जाता है, उसके बाद मेंढक, फिर उसके बाद सांप, यानी कि खाद्य श्रृंखला का ये सही क्रम है। ठीक है, यानी कि सांप जो है मेंढक को खाकर अपना पेट भरता है, और मेंढक कीट को खाता है, और कीट जो है घास को खाता है। इस प्रकार ये चक्र चलते रहती है खाद्य श्रृंखला की। ठीक है, यहाँ पर पांचवा आ जाता है, नाइट्रोस्पाइरा नामक जीवाणु खालिस्तान करता है। तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है ये, नाइट्रोस्पाइरा नामक जीवाणु खालिस्तान करता है, तो ये जो है नाइट्रीकरण करता है। ठीक है, ऑप्शन बाय इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको। छठवा, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खालिस्तान में अनुक्रमण में स्थायित्व स्थापित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है चरम अवस्था में। चरम अवस्था में जो है अनुक्रमण में स्थायित्व स्थापित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब दूसरे इकाई के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है क्या, फर्स्ट, ताप के प्रति अति सहनशील जंतु खालिस्तान कहलाते हैं, यानी कि बहुत अधिक ताप को भी सहन कर लेते हैं, वो जंतु क्या कहलाते हैं। तो यूरीथर्मल जो है जंतु बहुत अधिक ताप को भी सहन कर कर सकते हैं, तो ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाता है। यूरीथर्मल जंतु जो है अधिक ताप को भी सहन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीवों की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है। तो इसका राइट आंसर है शंकुआधारी वन। ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाता है, जीवों की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है। तो इसका
शंकुधारी वन आ जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से झाड़ी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो निम्नलिखित झाड़ी वन जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है झाड़ी वन पाए जाते हैं। ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ में से जो भी आए आपको सही कर आना है। ठीक है, चौथा आ जाता है ओजोन छिद्र बना है। तो ओजोन छिद्र जो है अंटार्कटिका में बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पांचवा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, महानगरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो महानगरों में वायु प्रदूषक क्या है? CO2 तथा SO2 महानगरों में वायु प्रदूषक है। ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। महानगरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है CO2 तथा SO2। छठवां ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जब नदी में मलयुक्त जल की भारी मात्रा प्रवाहित कर दी जाती है तब उसका BOD, यानी कि जब नदी में जो है भारी मात्रा में मलयुक्त जल को प्रवाहित करते हैं तो उसके BOD में क्या होता है? तो BOD जो है बढ़ जाती है। बायो ऑक्सीजन डिमांड, जिसका फुल नाम है बायो ऑक्सीजन डिमांड, जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर अगला आ जाता है, मृदा प्रदूषक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है प्लास्टिक। मृदा जो प्रदूषण है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है क्या? प्लास्टिक इनमें से। ठीक है, और यहाँ पर इकाई तीसरे के यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है क्या कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में सबसे बाहरी परिधि क्षेत्र कहलाता है। तो सबसे बाहरी परिधि क्षेत्र कौन सा कहलाता है? परिचालक क्षेत्र कहलाता है। ओके, परिचालक क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है, हिमचीता खालिस्तान किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। हिमचीता अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, यानी कि किस अभ्यारण्य में पाया जाता है हिमचीता? यानी कि डचीगाम जो है अभ्यारण्य है, वहाँ पर हिमचीता पाया जाता है। ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, भारतीय गैंडा कहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षित वन्य जंतु हैं? यानी कि भारतीय गैंडा कहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षित वन्य जंतु है, यानी कि सुरक्षित कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन दा इसका राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है गैंडा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षित वन्य जंतु हैं। चौथा यहाँ पर आ जाता है, मार्सुपियल्स व मोनोट्रिम्स निम्न में से खालिस्तान क्षेत्र की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, याद रखना है आपको। और यहाँ पर अगले 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है हमारा कि कौन सा क्षेत्र पश्चिम महाद्वीप नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा क्षेत्र जो है यानी कि पश्चिम महाद्वीप नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नियो ट्रॉपिकल क्षेत्र जो है पश्चिम महाद्वीप नाम से प्रसिद्ध है, नियो ट्रॉपिकल क्षेत्र। ठीक है, आज चौथे इकाई के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। अभी तक कि जिसने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की वीडियो अपलोड होती है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपको रिजल्ट से संबंधित जानकारी भी यहीं पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हाँ चलिए देख लेते हैं इकाई 4 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे भी। किस देश में मोती संवर्धन की उत्पत्ति हुई? तो चीन में जो है मोती संवर्धन की उत्पत्ति हुई है, आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी छोटा सा प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट भी। सबसे अच्छा मोती होता है तो लिंगा मोती जो है सबसे अच्छा मोती होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जल्दी पढ़ रहे हैं क्वेश्चनों को। मोती संवर्धन में किसे कलमी उत्तक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी कि मोती संवर्धन में किसे कलमी उत्तक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है यानी कि मेंटिल को जो है कलमी उत्तक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर चौथे नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, भारत में खाद्य शक्ति संवर्धन निम्न में से किस स्थान पर किया जाता है? यानी कि खाद्य शक्ति संवर्धन किस क्षेत्र में यानी स्थान में किया जाता है? तो पुलिकट क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाता है। पुलिकट
क्षेत्र में जो है खाद्य शक्ति संवर्धन किया जाता है भारत में। और यहाँ पांचवा ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं लगे हाथ। जलांडक होते हैं, तो जलांडक क्या होते हैं? अल्पवयस्क सुक्ति होते हैं, ठीक है। जलांडक होते हैं, तो यहाँ पर अल्पवयस्क सुक्ति होते हैं। ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 6 नंबर का टेडपोल लार्वा होता है, यानी कि टेडपोल लार्वा जो है शाकाहारी होते हैं। इसका राइट आंसर आ नंबर का हो जाता है। टेडपोल लार्वा शाकाहारी होते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप का है क्वेश्चन। 7वां, कृत्रिम प्रजनन के लिए हार्मोन का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? कृत्रिम प्रजनन के लिए हार्मोन का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो अर्जेंटीना ने जो है हार्मोन का प्रयोग किया था कृत्रिम प्रजनन के लिए, यानी कृत्रिम रूप से प्रजनन के लिए हार्मोन का प्रयोग किया था अर्जेंटीना ने। इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर का नील क्रांति का अर्थ है, तो नीली क्रांति का क्या अर्थ है? तो नीली क्रांति का अर्थ है मछली खाद्य जीवधारियों का पालन करना, यानी कि जलीय खाद्य जीवधारियों का पालन करना नीली क्रांति का जो है अर्थ है। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। मछलियों से प्राप्त होता है। 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, मछलियों से क्या प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन यहाँ पर दिए हुए हैं अलग अलग विटामिन, तो मछलियों से जो है विटामिन ए व डी प्राप्त होता है, याद रखना है। और जीके में पूछा जाने वाला प्रश्न है, विटामिन ए व डी में जो है मछलियों में पाया जाता है, ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न, सबसे अच्छी संवर्धित की जाने वाली झींगा की जाति है। तो सबसे अच्छी संवर्धित की जाने वाली झींगा की जाति जो है मैक्रोब्रेकियम क्या है, रासेनबर्गी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाता है 12 नंबर का। 11 नंबर का प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न, प्राण कल्चर करने हेतु तालाब की पीएच होनी चाहिए। तालाब की प्राण कल्चर करने हेतु तालाब का पीएच कितना होना चाहिए? तो 7 से 8 इसका पीएच होना चाहिए। 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, झींगा पकड़ने हेतु वेलू नामक नाव प्रयोग की जाती है। केरल में की जाती है झींगा पकड़ने के लिए वेलुम नामक नाव केरल में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, गुट्टा गुल्ली क्या है? गुट्टा गुल्ली क्या है? एक फंदा है, ठीक है। ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुट्टा गुल्ली एक फंदा है। सेल के किस स्तर को मदर ऑफ पर्ल कहते हैं? तो सेल के जो है नेक्रस स्तर को मदर ऑफ यानी कि पर्ल कहते हैं। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और जीके से रिलेटेड भी प्रश्न है कि सेल के किस स्तर को मदर ऑफ पर्ल कहते हैं? तो नेक्स्ट स्तर को जो है मदर ऑफ पल्स कहते हैं। 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जापान में टामेराइन सन किसे कहते हैं? तो जापान में टामेराइन सन किसे कहते हैं? उपयुक्त, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, ओयस्टर में न्यूक्लियस यस रखने वाली अनुभवी लड़की को, यानी जापान में टामेराइन सन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ओयस्टर में न्यूक्लियस रखने वाली अनुभवी लड़की को जो है टामेराइन सन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है 16 नंबर का, शाकाहारी मेंढक है। तो शाकाहारी मेंढक जो है राना हेक्साडेक्टाइला, राना हेक्साडेक्टाइला, राना हेक्साडेक्टाइला, ठीक है। ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी कठिन कठिन वर्ड रहते हैं, ठीक है। 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मेंढक के निषेचित अंडों के विकास हेतु उपयुक्त ताप है। यानी कि मेंढक के निषेचित अंडों के विकास हेतु उपयुक्त ताप कौन सा है? तो 23 से 27 अंश सेल्सियस है। ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न, जल कृषि द्वारा उपलब्ध जल संसाधनों में से अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करके लाई जा सकती है। तो क्या लाई जा सकती है? जल कृषि द्वारा उपलब्ध जल संसाधनों से अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करके लाई जा सकती है। तो क्या लाई जा सकती है? आप तो नीली क्रांति लाई जा सकती है, ओके। जल से संबंधित जो है नीली क्रांति यहाँ पर आता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सा। 19 नंबर का प्रश्न, जल संवर्धन के अंतर्गत आते हैं। तो जल संवर्धन के अंतर्गत तालाब संवर्धन, पेन संवर्धन, पिंजरा संवर्धन उपयुक्त सभी आते हैं, ठीक है, जल संवर्धन के अंतर्गत, और इससे प्रश्न वगैरह भी बनते हैं। 20 नंबर का प्रश्न,
स्कैम्पी कहते हैं। तो स्कैम्पी मैक्रोबैंकियम रोजेनबर्गाई को जो है स्कैम्पी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइगर झींगा है। 21 नंबर का प्रश्न टाइगर झींगा है, तो पीनियस मोनोडान को जो है टाइगर झींगा कहते हैं। ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, टाइगर झींगा पीनियस मोनोडान को कहते हैं। 22 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है, झींगों में लार्वा कितने निमोचन करता है? तो झींगा में लार्वा जो है 11 निमोचन करता है। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर का प्रश्न ब्लैक स्पॉट बीमारी के कारण होता है, यानी कि ब्लैक स्पॉट बीमारी किसके कारण होता है? तो जीवाणु और कवक दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाता है कि ब्लैक स्पॉट बीमारी जीवाणु कवक दोनों के द्वारा होता है। यहाँ पर आ जाता है 24 नंबर, झींगा बीज के संग्रहण का तात्पर्य निम्न के संग्रह से होता है। तो इसका राइट आंसर है पोस्ट लार्वा। पोस्ट लार्वा इसका राइट आंसर हो जाता है। समुद्री झींगों की कौन सी प्रजाति भारतीय संदर्भ के अनुसार पालने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पीनियस मोनडान। ठीक है, 26 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है, महाझींगा कहा जाता है? तो मैक्रोबैंकियम राजेन बगाई को जो है महाझींगा कहा जाता है। महाझींगा किसे कहते हैं, यानी कि किसे कहा जाता है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। मेंढक में लाल पैर वाली बीमारी होती है, तो मेंढक में लाल पैर वाली बीमारी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है जीवाणु के कारण हो जाती लाल पैर वाली बीमारी। ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है यहाँ पर कि निम्नलिखित के द्वारा नर मेंढक को पहचाना जा सकता है। उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी कि अग्रपाद पर पाई जाने वाली मैथुन गद्दी द्वारा, और 12 नंबर पर आता है स्वरकोश की उपस्थिति द्वारा, और टरटराहट की आवाज़ उत्पन्न करने के कारण, और उपयुक्त सभी द्वारा, यानी कि टरटराहट की आवाज़ जो है नर मेंढक करते, तो उपयुक्त सभी द्वारा इसे पहचाना जा सकता है। मेंढक चला जाता है, तो मेंढक उपयुक्त में से किसी में भी, यानी कि शीत निष्क्रियता में और ग्रीष्म निष्क्रियता में उपयुक्त, तो इस उपयुक्त में से किसी में भी चला जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है 7 नंबर का। 31 नंबर का प्रश्न मेंढक के मैथुनी आलिंगन को कहते हैं। मेंढक के मैथुनी आलिंगन को क्या कहते हैं? अम्प्लेक्सस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है क्या? टेडपोल लार्वा मुख्यतः श्वसन करता है। तो टेडपोल लार्वा मुख्यतः श्वसन क्लोम द्वारा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न, इसका राइट आंसर है क्लोम द्वारा। टेडपोल लार्वा मुख्य श्वसन करता है, तो क्लोम द्वारा करता है, ये पूछा जा सकता है। मोती उत्पादित करने वाले मोती सुक्ति पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोनों में, स्वच्छ जल में और समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। मोती उत्पादित करने वाले मोती सुक्ति पाए जाते हैं, यानी कि स्वच्छ जल और समुद्री जल में पाए जाते हैं। अगला यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध रानी मोती है एक। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध रानी मोती क्या है? स्वच्छ जली मोती है। ठीक है, 23 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न मोती बनाने वाली वह समुद्री प्रजाति जो भारत में समानता पाई जाती है। तो मोती बनाने वाली समुद्री प्रजाति कौन सी है जो भारत में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर 12 नंबर का हो जाता है पिकटाड़ा फुकाटा, यानी ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न आता है किस मछली को सामान्यतः कॉमन कार्प के रूप में जाना जाता है? कॉमन कार्प के रूप में किसे जाना जाता है? तो सिप्रिनस कार्पियो को जो है कॉमन कार्प के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 37 नंबर का, मछलियों में इक रोग होता है। तो मछलियों में इक रोग किसके कारण होता है? तो मछलियों में इक रोग जो है प्रोटोजोआ परजीवी के ग्रसन से इक रोग हो जाता है। ठीक है, 48 नंबर का प्रश्न लेबियो रोहिता का कांडल फिन होता है। तो लेबियो रोहिता का कांडल फिन जो है होमोसर्कल होता है। ठीक है, ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 39 नंबर का प्रश्न आता है डार्सल फिन कण के
नहीं होता, डार्सल फिन कॉनकेव नहीं होता, तो मिस्टस और का में जो है फिन कॉनकेव नहीं होता है। ठीक है, 40 नंबर का प्रश्न, हाइपोफाइजेशन में मछली में इंजेक्शन देते हैं तो उपयुक्त तीनों स्थानों पर, यानी कि पेक्टोरल फिन के आधार पर और कांडल फिन के आधार पर, मछलियों के पीठ पर, यानी कि तीनों प्रकार से इंजेक्शन दिया जाता है मछलियों को, तो उपयुक्त तो तीनों स्थान पर, ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर 41 नंबर का प्रश्न है, गिल नेट होता है, तो गिल नेट एक प्रकार गिल नेट जो है लंबी दीवार जैसा जाल का बना हुआ होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आ नंबर का हो जाता है। गिल नेट लंबी दीवार जैसी जाल का बना होता है। 42 नंबर का प्रश्न, मछली के मांस में गुलाबी आंखें कब बनती हैं, तो मछली के मांस में जो है गुलाबी आंखें जल मांस में नमक सहनी बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि जब इनके जलमांस में नमक सहनी बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं तो गुलाबी आंखें बन जाती हैं। ठीक है, 43 नंबर का प्रश्न, मछली के मांस में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल हैं, तो मछलियों के मांस में जो है हिस्टिडाइन, ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाता है। हिस्टिडाइन अम्ल मछलियों के मांस में पाया जाता है, ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 44 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, मछलियों के परिवहन हेतु आदर्श तापमान होना चाहिए, तो मछलियों के परिवहन के लिए जो है आदर्श तापमान 21 से 23 अंश सेल्सियस का होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 45 नंबर का प्रश्न, मछुआरों को ऋण इन कानून के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बा। ठीक है, फिशरीज इम्प्रूवमेंट लोन एक्ट के तहत जो है मछलियों को ऋण दिया जाता है, मछलियों के ऊपर से ऋण लिया जाता है, यानी कि। और यहाँ पर 46 नंबर का प्रश्न आता है, कैरेसियस आरेटस किस कुल में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैरेसियस आरेटस किस कुल में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है कैरेसिडी में पाया जाता है, ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 47 नंबर का प्रश्न है, कौन सी मछली विदेशी है, तो सिप्रिनस स्कॉर्पियो जो है विदेशी मछली है। ठीक है, और 48 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पादप पादप प्लावक है, तो पादप प्लावक जो है माइक्रो सिस्टस जो है पादप प्लावक है, एक प्रकार का है। और यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न है, प्लावक पुंज मछलियों के लिए जो है यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, तो द नंबर का ऑप्शन सही है, पादप प्लावक पुंज लाभदायक तथा जंतु प्लावक पुंज हानिकारक होते हैं, यानी कि प्लावक पुंज लाभदायक होते हैं, जंतु प्लावक पुंज हानिकारक होते हैं। ठीक है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर आ जाता है हमारा, बहु संवर्धन एकलक संवर्धन से अधिक लाभप्रद है क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाता है, इसमें तालाब में उपस्थित सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का सदुपयोग होता है, ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाता है। 41 नंबर का प्रश्न, कतला, रोहू तथा मिगराल के क्रम है, तो कतला, रोहू, मिगराल के क्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है बा। वीडियो को रोककर आप सही से पढ़ सकते हैं, नहीं तो वैसे मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। सरफेस फीडर, कॉलम फीडर, बॉटम फीडर जो है कतला, रोहू तथा मिगराल के क्रम है, ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 52 नंबर का प्रश्न, मिगराल है, मिगराल जो है एक प्रकार से ओमनीवोर है। ठीक है, ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 53 नंबर का प्रश्न, तालाब में पादप प्लावकों का नकारात्मक भूमिका है, तो पादप प्लावक का नकारात्मक भूमि जो है एल्गल ब्लूम्स का बनना जो है तालाब में पादप प्लावों का नकारात्मक भूमिका है। 54 नंबर का प्रश्न आता है, तालाब में एल्गल ब्लूम्स का नियंत्रण किया जाता है, यानी इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है क्या, उपयुक्त सभी तरीकों के द्वारा, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिए हैं जो उपयुक्त सभी आ रहा है, पानी में CO2 फूंक कर और लेमना जैसे पौधों को उगाकर, और 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, सिल्वर कार्प जैसी मछलियाँ तथा ऐसे वायरस को प्रवेश कराकर जो एल्गल कोशिकाओं में प्रवेश संश्लेषण को रोक देता है। ठीक है,
उपरोक्त सभी आ जाता है। यहाँ पर 55 नंबर का प्रश्न यहाँ पर हमारा आ जाता है क्या कि जलशाला में पौधे रोपे जाते हैं क्योंकि उपयुक्त सभी कारण सही हैं। तो उपयुक्त कौन कौन से यानी कि जलशाला में पौधे रोपे जाते हैं क्योंकि यहाँ ये जलशाला की सजावट करते हैं, ठीक है, और ये मछलियों को शरण एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं, और ये दिन में प्रकाश संश्लेषण का ऑक्सीजन निकालते हैं जिससे मछलियाँ उपयोग करती है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर 56 नंबर का प्रश्न है, एक्वेरियम में मछलियाँ भलीभांति फलती फूलती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 22 अंश सेल्सियस से 24 अंश सेल्सियस ताप पर, ठीक है। 57 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, मछलियों की सरेस बनाई जाती है, यानी कि मछलियों की सरेस बनाई जाती है। तो मछलियों की सरेस जो है इसका राइट आंसर हो जाता है, मछली की त्वचा व संयोजी ऊतक से जो है मछलियों का सरेस बनाई जाती है। यहाँ 58 नंबर का प्रश्न है, मछली के खाद्य में होते हैं ये तत्व हैं। तो मछलियों के खाद्य में कौन से तत्व होते हैं? NP और Ca, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है कि मछलियों के खाद्य में होते हैं कौन से तत्व? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कॉमन कार्प मछली रहती है। कॉमन कार्प मछली जो है तालाब के तल पर रहती है, ठीक है, कॉमन कार्प मछलियाँ। और 60 नंबर का प्रश्न आ जाता है, बहुत संवर्धन एकल संवर्धन से अधिक लाभप्रद है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी कारण से। तो कौन कौन से यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें तालाब में उपस्थित सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का सदुपयोग होता है। और 5 नंबर, इसमें मछलियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा कम होती है और इसमें मछलियों का अस्तित्व के लिए कम संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी, ठीक है। वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चनों को। यहाँ पर 61 नंबर का प्रश्न है, संवर्धन तालाब की मिट्टी के pH को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है चूना, यानी कि संवर्धन तालाब की मिट्टी के pH मान बढ़ाने के लिए चूना का उपयोग किया जाता है। यहाँ 32 यानी कि 62 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जंतु प्लावक है? तो कौन जंतु प्लावक है? तो जंतु प्लावक जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? 7 नंबर का माइक्रोसिस्टस जो इसका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर 63 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। तो कथन देख लेते हैं। पादप प्लावक प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। जंतु प्लावक प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये भी सही है। और जंतु प्लावक पादप प्लावकों का भक्षण होता है, ये भी सही है। 64 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है, बुलबुलों का घोंसला बनाने वाली मछली है। तो बुलबुलों का घोंसला जो है क्रेसिंग गोरामी मछली जो है बुलबुलों का घोंसला बनाती है, क्रेसिंग गोरामी, ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 65 नंबर का प्रश्न, जलशाला में मांस पीट का रस मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है जल को अम्लीय बनाने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। और 66 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित मछलियों में बच्चे देने वाली मछली है। तो बच्चे देने वाली मछली जो है गप्पी मछली बच्चे देती है, 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 67 नंबर का प्रश्न आ जाता है, क्योंकि इकाई 4 का लास्ट प्रश्न है, जलशाला में वातन किया जाता है। तो जलशाला में वातन किया जाता है दोनों कार्यों के लिए, यानी कि ताप कम करने के लिए वातन किया जाता है और गुलित ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करने के लिए जलशाला में वातन किया जाता है, ठीक है। ये थी इकाई 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चूँकि बहुत ही ज़्यादा थे और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है अच्छे तरीके से याद करके ही जाना है। ऑब्जेक्टिव में आपके यहाँ से फंसे तो आपके अंक जाना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर का इकाई 5 से फर्स्ट प्रश्न आ जाता है, ऑब्जेक्टिव, विश्व में रेशम का सर्वाधिक उत्पादक होता है। जीके से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो विश्व में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। रेशम धागा निम्न प्रोटीन का बना होता है। तो रेशम धागा जो है किसका बना होता है? फाइब्राइन का बना होता है। 7 नंबर का ऑप्शन सही है यहाँ पर। तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमें यहाँ पर हमारा आ जाता है, सर्वाधिक बड़ा रेशम कीट है। तो सर्वाधिक बड़ा रेशम कीट है अटेकस एटलस जो है सर्वाधिक बड़ा रेशम कीट है, ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर
हो जाता है। ठीक है, अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, वीडियो पर अंत तक बने भी रहें। सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी है, तो सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी है एपिस डॉर्सेटा, ये सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी है। जीके से संबंधित प्रश्न भी है। निषेचित अंडे से विकसित होते हैं, निषेचित अंडे से जो है रानी एवं श्रमिक जो है विकसित होते हैं। 7 नंबर का ऑप्शन सही है। 6 नंबर का प्रश्न आता है मधुमक्खी में पराग टोकरी तथा पराग कंघा पाया जाता है, तो पराग टोकरी पराग कंघा पश्चपाद में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 7 आ जाता है मधुमक्खियाँ जिस पदार्थ से छत्ते का मरम्मत करती है उसे कहते हैं प्रोपोलिस, प्रोपोलिस कहते हैं, यानी कि जिस पदार्थ से मधुमक्खी छत्ते का निर्माण करती है उसे प्रोपोलिस कहते हैं। 8वां प्रश्न मूंगा रेशम कौन उत्पादित करता है, तो मूंगा रेशम कौन उत्पादित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है मूंगा रेशम जो है एंथ्रिया आसामा जो है मूंगा रेशम का उत्पादन करता है। 9वां प्रश्न सिल्क माथ का लार्वा खाता है, सिल्क माथ का लार्वा खाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहतूत की ताज़ी पत्तियाँ। ठीक है, 10वां प्रश्न आता है एपिस इंडिका मधुमक्खियाँ पालन हेतु सर्वश्रेष्ठ मधुमक्खी है क्योंकि, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सा इसमें श्रमिक कार्यक्षम तथा फलदायक होते हैं, अच्छे फलदायक भी होते हैं और काम भी अच्छे करते हैं। 11 नंबर के प्रश्न आता है यहाँ पर सामाजिक कीट कौन सा है, सामाजिक कीट जो है दीमक है, सामाजिक कीट दीमक के अंतर्गत आते हैं जो घरों को बर्बाद कर देते हैं, मिट्टियों के घरों को, मिट्टी लकड़ियों के घरों को। 12 नंबर का प्रश्न प्रोपेलिस प्राप्त होता है, तो प्रोपेलिस जो है मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न चपड़ा लाख क्या है, चपड़ा लाख क्या है, तो चपड़ा लाख जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता है 7 नंबर का, यह एक रेजिन है जो जंतु से प्राप्त होता है, चपड़ा लाख। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न टेकार्डिया लाका किस गुण में आता है, तो टेकार्डिया लाका जो है हेमीपेट्रा गण पे आता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गुण पढ़ लिया था, गण में आता है हेमीपेट्रा गण में। ठीक है, 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न सर्वाधिक बड़ा रेशम कीट है, तो सर्वाधिक बड़ा रेशम कीट जो है अटेकस एटलस सबसे बड़ा रेशम कीट है यहाँ पर। 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न डंक मारने की क्षमता होती है, रानी एवं श्रमिक मछलियाँ जो है डंक मारने की क्षमता होती है और ये यही चाहते हैं। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादित होता है, तो सर्वाधिक लाख जो है बिहार में उत्पादित होता है, भारत की बात करें तो। और अभी तक की लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वैसी आवाज़ बैठ गई है थोड़ी थोड़ी से, बाकी और कुछ ही क्वेश्चन है। भारत लाख अनुसंधान संस्था स्थित है, तो रांची में जो है भारतीय लाख अनुसंधान संस्था स्थित है, 12 नंबर का ऑप्शन सही है। लाख स्त्रावित होता है, तो लाख स्त्रावित जो है चर्मी ग्रंथियों से स्त्रावित होता है, 7 नंबर का ऑप्शन सही है। 20 नंबर का प्रश्न लाख स्त्रावित करने वाली अवस्थाएं हैं, तो मादा तथा निम्फ जो है लाख स्त्रावित करने वाली अवस्थाएं हैं। और 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है पीड़क के नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय है, तो पीड़क के नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय पीड़क को पकड़कर नष्ट करना सर्वोत्तम उपाय है पीड़क को नियंत्रण करने का। 22 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है जैविक नियंत्रण किया जाता है, तो जैविक नियंत्रण जो है किससे किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त तीनों के द्वारा। जैविक नियंत्रण परजीवी कीटों के द्वारा, परभक्षी कीटों के द्वारा और सूक्ष्म कीटों के द्वारा जो है जैविक नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, जैविक नियंत्रण क्या है इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। चावल का घुन या साइटोफिलस ओराइजी किस गण का सदस्य है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है क्या, ऑप्शन आ कालीओप्टेरा। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न सोब्रुकस चाइनेसिस के प्रोण तथा ग्रह के मुखाग्र होते हैं, तो इसका राइट आंसर है बाइटिंग तथा चूइंग टाइप। ठीक है, यहाँ पर रेगुलर पढ़ने के कारण जो है मेरी आवाज़ वगैरह डाउन धीरे धीरे हो गई है। ठीक है, तो आप माइंड वगैरह ना कीजिएगा। कद्दू के लाल कीड़े का प्राणी वैज्ञानिक नाम है, तो कद्दू के लाल जो कद्दू में पाया जाता है लाल के कीड़ा उसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर आपको रेफिडोपाल्पा फोविकोलिस कोलिस जो है लाल कीड़े का नाम है जो कद्दू में पाया जाता है, वैज्ञानिक नाम। ठीक है,
और यहाँ पर 27 नंबर का प्रश्न है, गैमेक्सिन एक प्रकार का संपर्क विषाणु है। अमाशय विष है, अमाशय विष जो है इसका राइट आंसर आ नंबर का हो जाता है लेड आर्सेनेट। ठीक है, मैं फटाफट पढ़ता हूँ। ठीक है, 29 नंबर का प्रश्न, लार्विवोरस मछली है, तो लार्विवोरस जो है गैम्बूसिया जो है लार्विवोरस मछली है यहाँ पर। 30 नंबर का प्रश्न आ जाता है, आयात की गई गाय कीटों की एक परभक्षी जाति है, तो इसका राइट आंसर है आ नंबर टेलेनोमस एलिस्लो। ठीक है, तो ये थे 20 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि जूलॉजी सेकेंड पेपर के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि बीएससी थर्ड ईयर के थे। 20 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लिया है, और जिसने भी प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पर चले जाइए। ठीक है, वैसे ही मैं काफ़ी समय से बोल रहा हूँ इसलिए आवाज़ बैठ गई है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत से जो है हम वीडियो बनाते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।